Good evening, all the viewers. Today, I shall discuss about the circular and letters issued by the government of Bihar in connection with the Bakasta land. In previous lecture, I have also made some reference of it. Now, this lecture would be lecture number 14. It is a continuous lecture, as I have said previously. आप सभी को मालूम है कि ये भूमि एवं भूमि विवाद एवं भूमि दस्तावेजों से संबंधित या भूमि से संबंधित जितने भी विधि विधान हैं जो बिहार राज्य में लागू हैं या पहले लागू थे, उसके बारे में ये श्रृंखला व्याख्यान का चल रहा है। 13 कड़ी समाप्त हो गई है। आप लोगों ने काफ़ी ध्यानपूर्वक सुना है और बहुत सी प्रतिक्रियाएं मुझे मिली है। उसी क्रम में ये आज का जो लेक्चर है, व्याख्यान है, वो 14वां है, 14th लेक्चर इन दैट सीरीज। कुछ विधि के विद्यार्थी, कुछ अधिवक्ता और कुछ रेवेन्यू पदाधिकारी तथा न्यायिक पदाधिकारी और कुछ आम जनता, सबकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिली है और कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न भी किया है। हमारे इस चैनल पर यूट्यूब पर डायरेक्ट उन्होंने अपना प्रश्न भी भेजा है, जिसका मैंने कोशिश किया है उत्तर देने का, हर संभव प्रयास किया है, लेकिन व्यस्तता के कारण हो सकता है किसी का प्रश्न छूट गया हो। तो मैंने ये प्रयास किया है, अगर कोई 1 महीना या 2 महीना पहले कोई प्रश्न पूछे हैं तो मैं समझता हूं कि उनका प्रश्न का भी उत्तर मेरे जो 13 व्याख्यान हुए हैं उसमें जरूर समाहित हो गया होगा। उसके बाद भी कुछ बचा हुआ है। तो आज जो बकास्त के ऊपर जो श्रृंखला व्याख्यान का चल रहा था, उसी श्रृंखला में कुछ संदर्भ आया था जो कि DCLR महोदय के द्वारा लिखित प्रश्न के जरिए पूछा गया था। उनका सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है, लेकिन आज उसका समापन भी होगा और उसी में सभी जो हमारे व्यूअर हैं जिनका कि प्रश्न है उसका भी उत्तर उसमें समाहित हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में, जैसा कि मैंने बताया था कि कितने विधि विधान हैं भूमि से संबंधित, जो आज हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है, खास करके जब सर्वे की कार्रवाई नए सिरे से फिर प्रारंभ की गई है। तो विडंबना ये है कि यहाँ पर कई प्रकार के कानून आए और कई प्रकार के सर्वे होते रहे हैं और फिर से हो रहे हैं। तो वो सब का सामंजस्य नहीं रहने से और एक जगह सभी विधानों का संकलन नहीं रहने से विधि व्यवसाय के व्यक्तियों को भी दिक्कत होती है और आम जनता को भी दिक्कत होती है और रेवेन्यू पदाधिकारी लोग को। ऐसे अभी कुछ किताबें भी बाजार में आ रही है, नया नया एडिशन भी निकल रहा है, लेकिन सभी व्यक्तियों को उन किताबों को पढ़ना और पढ़ के समझना और समझ करके उसको उपयोग में लाना दुरूह है। इसलिए मैं आसान शब्दों में, आसान तरीकों से इस धारावाहिक व्याख्यान के जरिए सभी को अवगत करा रहा हूँ। या तो विधि के व्यवसायी हो या न्यायिक पदाधिकारी हो या राजस्व पदाधिकारी हो, सबों को लाभ मिलेगा। सिर्फ ये व्याख्यान को अच्छी तरह से सुनकर समझने और समझकर अनुपालन करने की आवश्यकता है। कुछ वर्ड्स का माने भी पूछा गया है, बहुत तरह तरह के वर्ड होते हैं। तो मैंने उसके बारे में पहले भी हिंट किया था कि सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसकी पुनरावृत्ति ज़्यादातर होती है विवादों में, न्यायालयों में, और आम तौर पर जब दस्तावेज, पुराने सर्वे के दस्तावेज या उसके पहले के दस्तावेज या बाद के दस्तावेज आते हैं या जमींदारी समय के दस्तावेज आते हैं, कुछ कागजात ऐसे रहते हैं जिसका नाम से लोगों को समझ में आता है। कुछ अरबी में है, कुछ फारसी में है, जिसको मिला जुला हुआ हम लोग उर्दू मानते हैं, उर्दू में है। तो उन सब कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्दों का माने भी मैं अपने व्याख्यान में बताऊँगा। तो आज इस छोटे से व्याख्यान में कुछ बकास से संबंधित जो बातें छूट गई थी उसको आज
कह सकते हैं आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क होगा उससे संबंधित। तो मुख्य रूप से 3 मेरे पास दस्तावेज हैं। दस्तावेज इस सेंस में कि 3 डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट है जो बिहार सरकार का संकल्प है, जिसके बारे में भी DCLR के प्रश्नावली में संकेत दिया गया था। ये क्या है? बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का संकल्प संख्या 925 दिनांक 11/11/14 का, ये क्या कहता है और इससे बकास भूमि की स्थिति क्या बनती है, और ये पदाधिकारी जो रेवेन्यू के कार्य कर रहे हैं उनका उत्तरदायित्व क्या बनता है। ये वस्तुतः ये वैसे पदाधिकारियों के लिए है, लेकिन ये तो उपलब्ध है, विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसको कि कोई भी व्यक्ति देख सकता है। दूसरा पत्र इसी संकल्प पत्र के संकल्प का जो है पत्र 11/11/14 का, उसके बाद दिनांक 20/9/2021 को एक पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा निर्गत किया गया, जो जिला अवर निबंधक जहानाबाद को दिया गया था। अब ये चूंकि एक ही जिला के निबंधक को दिया गया है, इसलिए ये कहना युक्ति संगत नहीं होगा कि ये पूरे बिहार में लागू है। संभवतः इसी आशय का और भी दिशा निर्देश गया होगा। तो ये दिशा निर्देश जो है, ये बकास भूमि के निबंधन के हेतु करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या है, उसके बारे में एक दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन के संदर्भ में है। संभवतः हो सकता है कि कोई ऐसा दस्तावेज गया हो निबंधन के लिए जिसमें कि उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई हो जिला अवर निबंधक को, उसके आलोक में ये पत्र निर्गत किया गया था। और सबसे अंतिम और जो मुख्य है, जिसके बारे में आज हम लोग विशेष बताएंगे, वो है बिहार सरकार का ही है। चूंकि अभी आप जानते हैं कि स्पेशल सर्वे एक्ट के अंतर्गत सर्वे का काम चल रहा है, जिसको कि उस एक्ट के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको स्पेशल सर्वे कह सकते हैं। बहुत पुराना, जैसे बता चुके हैं, थागवत सर्वे, उसके बाद कैडेस्ट्रल सर्वे, उसके बाद रिविजनल सर्वे, और अब जो हो रहा वो स्पेशल सर्वे। पहले भी कई जगह स्पेशल सर्वे हुआ था। तो सर्वे के ऊपर एक अलग व्याख्यान होगा जो काफी विस्तार में होगा, और सर्वे की हर बारीकियों के बारे में बताया जाएगा, जो सबों के लिए समान रूप से लाभकारी होगा। हो सकता है 1 से 2 व्याख्यान सर्वे के ऊपर ही हो, या और उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अभी उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा एक गाइडलाइन इशू किया गया है, मैप एंड रिकॉर्ड बेस्ड लैंड इंटाइटलमेंट। उसका नाम है शॉर्ट में मार्वल। ये भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, कोई भी व्यक्ति इसको डाउनलोड कर सकता है या वेबसाइट पर जाकर के देख सकता है। तो उसमें बकास के बारे में क्या दिशा निर्देश है, और वो दिशा निर्देश है जहां सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो सर्वे से संबंधित जितने पदाधिकारी हैं उन लोग का मार्गदर्शन हेतु विभिन्न प्रकार के भूमि के संदर्भ में निर्देश दिया गया है। उसी के हिसाब से उनको काम करना है। जो वैधानिक पक्ष है उसके बारे में सुगम शब्दों में और सहज तरीके से लिखा हुआ है, ताकि वो कर्मचारी जो काम करते हैं स्थल पर सर्वेक्षण के समय, वो उसको समझ करके उसी के हिसाब से और जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका अनुपालन करते हुए दस्तावेज बनाएंगे और सर्वे का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम संकल्प पत्र को पढ़ेंगे, और अगर आप लोग इसको देख सकते हैं विभाग से
वेबसाइट पर तो देख भी सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अगर कोई चाहेंगे तो इसकी प्रतिलिपि हमसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत तरह के दिशा निर्देश हैं, उसमें खास करके जो बकास से संबंधित है वो गैर मजरूआ मालिक सरकारी भूमि बकास भूमि पर रैयती दावों के निष्पादन के संबंध में ये जो संकल्प पत्र है इसका विषय यही है। तो अभी गैर मजरूआ मालिक के बारे में नहीं बताएंगे, सरकारी भूमि के बारे में नहीं बताएंगे, सिर्फ बकास भूमि पर रैयती दावों के निष्पादन के संबंध में जो दिशा निर्देश है उतना ही बताएंगे। चूंकि कुछ जानकारी गैर मजरूआ मालिक जमीन सरकारी जमीन के बारे में पूर्व के व्याख्यान में दी जा चुकी है, और जब बीटी एक्ट पर फिर अलग से एक्ट वाइज, जैसा कि मैंने कहा था कि वर्ड्स वगैरह जो भी दस्तावेज के बारे में है उसके उर्दू में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो वर्ड सर्वे में यूज हुए हैं उसके बाद के डॉक्यूमेंट में यूज हुए हैं उसका क्या माने होता है और व्याख्या क्या है वो भी बताएंगे। साथ साथ कितने तरह के विधि विधान है भूमि से संबंधित जिसका कि उपयोग आज हो रहा है और आम लोगों को उसका वास्ता पड़ सकता है या विधि व्यवसायियों को उसका वास्ता पड़ सकता है, या न्यायालय में मामला जो लंबित है फैसला के लिए उसमें भी न्यायिक पदाधिकारियों को भी आवश्यकता होती है। ये सब को ध्यान में रखते हुए वो फिर से अलग एक टॉपिक फिर इसी कड़ी में आगे बीटी एक्ट के ऊपर अलग से व्याख्यान होगा, उसमें उसके सारे प्रावधानों को बताया जाएगा, तो उसमें और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट की जाएगी। तो अभी सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है जिस पर थोड़ी भ्रामक स्थिति थी, जैसा कि डीसीएलआर के प्रश्न से पता चलता था, तो उसी संदर्भ में क्या सरकार ने दिशा निर्देश दिया है और दिशा निर्देश सही है कि नहीं, जो कि उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा जो जजमेंट दिया गया, जो नियमन उनके जजमेंट से लागू चला आ रहा है, वो उसका पालन करते हुए दिशा निर्देश है कि नहीं, उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये जानकारी के लिए सबों के जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इसमें जो भी निर्देश दिया गया है वो माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में और पीटी एक्ट के प्रावधान तथा बिहार लैंड डिफेंस एक्ट के प्रावधान, जमींदारी के पहले और जमींदारी के बाद की स्थिति को देखते हुए जमींदारी उन्मूलन के अनुसार किसका दावा होगा नहीं होगा सबको संदर्भित करते हुए एक संक्षेप में ये दिशा निर्देश है संकल्प पत्र के रूप में जिसका अनुपालन करना है। तो सभी व्यक्तियों के लिए जानकारी के लिए ये जरूरी है, इसलिए मैं इसको आज के व्याख्यान में मुख्य रूप से इसके कंटेंट्स को ही पढ़ूंगा ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें और जहां जरूरी होगा तो उसके बारे में हम अपना दृष्टिकोण रखेंगे। ये इसका कंटेंट्स है, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं हेतु भू अर्जन एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण के क्रम में यह सूचना सरकार को प्राप्त होती रही है कि कतिपय मौजों में गैर मजरूआ मालिक एवं बकास भूमि पर वर्षों से निजी व्यक्तियों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है तथा वे जोत आबाद कर रहे हैं। ये सरकार के संज्ञान में है कि या तो गैर मजरूआ भूमि हो, मालिक हो या बकास हो, इस पर निजी व्यक्ति का कब्जा है और जोत आबाद कर रहे हैं। इसी प्रकार की सूचना खास महाल की भूमि के बारे में भी प्राप्त हो रही है। खास महाल भूमि पर एक अलग से एक व्याख्यान होगा। खास महाल कहते हैं जो सरकार की जमीन है। तो जमींदारी के समय में भी जैसा कि शुरू में बताए थे कि जब जमींदारी प्रथा लागू हुई तो बीच के कड़ी में रैयत और ब्रिटिश सरकार के बीच में जो व्यक्ति होता था उसको ही मध्यवर्ती कहते थे, यह इंटरमीडिएरी वही जमींदार होता था और जमींदारों को ही सेटल किया गया था जैसा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। आप उसके बारे में पिछले व्याख्यान में बता चुके हैं। तो उस समय जमींदार के कब्जा में अगर था और जमींदारी चली गई और आज उस पर किसी निजी व्यक्ति का कब्जा है तो उसका प्रावधान क्या होगा, तथा उसी प्रकार से उस समय भी जमींदारी के समय भी
सरकार के डायरेक्ट कब्जा में जो जमीन थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जा में, अंग्रेजी शासन के कब्जा में जो जमीन थी उसको खास महाल बोलते थे, और उसका अलग प्रावधान था, जिसके लिए जो नियमावली है वो है खास महाल मैनुअल। खास महाल मैनुअल में कौन उसको देखेगा, कैसे क्या होगा, कैसे बंदोबस्ती होगा, कैसे बंदोबस्तदार को हटाया जाएगा, वसूली किया जाएगा रेंट का, ये सब प्रक्रिया उसमें पूरा वो अलग से एक विधि विधान उसका है, उसके बारे में अलग चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर दोनों को इस संकल्प पत्र में रखा गया है। खास महाल भूमि हो, बकास भूमि हो और गैर मजरूआ मालिक भूमि हो, अगर उस पर किसी का कब्जा है, और खास करके जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भू अर्जन हो गया, अब भू अर्जन के बाद जो मुआवजा की राशि होती है, यानी कि कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, उसके प्राप्ति में व्यवधान हुआ, या सरकार के द्वारा आपत्ति की गई कि आपका रैयती है या नहीं है, तो आप रैयती घोषित कराइए, ये सब मामला कई लंबित पड़ा हुआ, और उसमें मैंने कुछ केस का भी हवाला दिया था, जो केस मैंने हाई कोर्ट में कंडक्ट किया था, तो उसको भी संदर्भित किया गया है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, फलतः भू अर्जन अथवा सरकारी भूमि के हस्तांतरण के समय, यानी कि लैंड एक्विजिशन के समय भू अर्जन या हस्तांतरण माने ट्रांसफर, खरीद बिक्री, गिफ्ट हो, विल हो, ये जिसी तरह से भी ट्रांसफर हो सकता हो, पट्टा हो, लीज हो, ऐसा अगर कुछ हो रहा हो, तो हस्तांतरण के समय संबंधित व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की जमीन को अपने दखल कब्जा में बताते हुए मुआवजा की मांग की जा रही है। इस कारण सरकारी परियोजनाओं हेतु भू अर्जन एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण में कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयां उपलब्ध हुई है। ये हुआ बैकग्राउंड, किस संदर्भ में सरकार ये संकल्प पत्र जारी कर रही है। उसके बाद आगे है, विभिन्न कल्याणकारी सरकारी परियोजनाओं हेतु भू अर्जन एवं सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया जाना आवश्यक होता है। ये सरकार समय समय पर भू अर्जन करती है, जो पब्लिक बेनिफिट के लिए है, परियोजना बनती है, वेलफेयर स्टेट है, सरकार का उत्तरदायित्व है, चाहे तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो दोनों की परियोजनाएं चलती हैं, अलग अलग भी और सम्मिलित परियोजनाएं भी होती हैं। वो सब देश हित, राज्य हित में, आम जनता के हित में वो सब परियोजनाओं को लागू किया जाता है। उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू अर्जन किया जाता है, और उसके लिए मुआवजा जब दिया जाता है तो उसी में ये सब झंझट खड़ा होता है। तो इसका ध्यान रखते हुए कहा गया है, भू अर्जन की प्रक्रिया में सरकारी भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया में प्रस्तावित भूमि पर दखल कब्जा के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मुआवजा की मांग एवं कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु एक सम्यक नीति बनाया जाना आवश्यक महसूस किया जा रहा है। ये बैकग्राउंड दिया गया है संकल्प पत्र में कि क्यों ये नीति बनाई जा रही है। अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए। ये रेलिवेंट है कि क्या निर्णय लिए गए। तो सबसे पहला है, बकास जमीन के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो बकास जमीन क्या है पहले बता चुके हैं। अगर बकास जमीन है और उसका भू अर्जन हुआ है तो कैसे क्या कार्रवाई करेंगे, उससे संदर्भित है। पहला है, यदि खतियान में बकास दर्ज है, जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट माने जमींदार, भूतपूर्व का मतलब एक्स लैंडलॉर्ड, आउट गोइंग लैंडलॉर्ड, जो माने जमींदारी चूंकि आज खत्म हो गई तो आज उस जमींदार को हम लोग कहेंगे भूतपूर्व जमींदार, जैसे एक्स लैंडलॉर्ड उसको बोलते हैं या आउट गोइंग लैंडलॉर्ड बोलते हैं। तो जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती ऑब्लिक दिया हुआ है, उनके उत्तराधिकारी, यानी कि अगर जमींदार तो अभी कोई बचते नहीं होंगे, 70 साल से ज्यादा हो गया जमींदारी उन्मूलन का, तो अगर उनके उत्तराधिकारी होंगे के कब्जे में चला रहा है, यानी कि अगर कोई जमींदार था और खतियान में बकास दर्ज है और आज भी उसके कब्जा में है या उसके उत्तराधिकारी के कब्जा में है और उनके नाम से लगान की रसीद कट रही है, एक कंडीशन दिया गया, एक स्थिति ऐसी है जहां पर कि बकास खतियान में दर्ज है, रसीद कट रही है, या तो कब्जा में जमींदार का है, भूतपूर्व जमींदार, या उनके उत्तराधिकारी का है, तब क्या करना होगा। तो ऐसी स्थिति में बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 5, 6 एवं 7 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
अब धारा 567 क्या है, इस पर आगे विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन अभी यहाँ पर बता देते हैं कि जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो धारा 3 में सरकार ने गजट में प्रकाशित किया कि अमुक व्यक्ति की जमींदारी समाप्त की जाती, और जो भी जमींदार को अधिकार था वो सब सरकार में निहित हो गया। तो जिस दिन से गजट प्रकाशित हुआ उसी दिन से उसकी समाप्ति हो गई। उसका धारा 4 में कहा गया कि गजट प्रकाशन के तिथि में और समय में जो व्यक्ति रैयत के रूप में जमीन जोत रहा था तो उसका राइट जो है रैयत का रह जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्क इतना ही पड़ेगा, पहले भूतपूर्व जमींदार था, एक प्राइवेट इंडिविजुअल, एक खास कोई व्यक्ति था, अब उसके जगह पर राज्य सरकार ही जमींदार हो जाएगी, यानी कि लगान वो राज्य सरकार को देगा और रैयत जैसे है जोतते रहेगा। तो उसका रैयती राइट जो बोलते हैं, रैयती हक, तो रैयती राइट मीन्स राइट टू कल्टिवेट लैंड शैल कंटिन्यू एज यूजुअल, जैसे पहले था वैसी, यानी कि यथावत स्थिति में रैयत बना रहेगा, जोत कोड़ करता रहेगा, मालगुजारी जैसे देता था। अब लेने वाला बदल गया, एक प्राइवेट जमींदार एक व्यक्ति था, उसके जगह पर राज्य सरकार जमींदार हो गया, वो लेगी। तो उसके बाद है 5, 6, 7 धारा है जो जमींदार के लिए है। वो जमींदार के पास अगर कोई अपना मकान था तो उसको तो कोई लगान लगता नहीं था, तो उसका क्या होगा? उसके मकान के साथ उसका तालाब था, मंदिर था, मस्जिद, गुरुद्वारा था या बगीचा था, बाग बगीचा था, उसका क्या होगा? या उसके पास कोई फैक्ट्री था, मिल था, गोला था, इस तरह का व्यावसायिक प्रतिष्ठान कुछ था तो उसका क्या होगा? और अगर उसके पास कचहरी थी जहाँ वो काम करता था कलेक्शन वगैरह का, उसका अमला फैला जो रहता था, इम्प्लाई रहता था, तो ये सब का क्या प्रावधान होगा? उसके लिए अलग अलग धारा में प्रावधान बनाया गया कि कौन सा जमींदार का रैयती हक माना जाएगा, और रैयती हक माना जाएगा यानी कि जमींदार के पास रह जाएगा तो सरकार उसको लगान निर्धारित करेगी, और लगान निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया होगी वही 5, 6 एवं 7 धारा में है दिया हुआ, और उसी के बारे में रूल्स में लिखा हुआ है कि कैसे वो एप्लीकेशन देगा। उसके लिए फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म M में एप्लीकेशन देगा, फॉर्म K में शेड्यूल लिखेगा, फॉर्म L में नोटिस जाएगा, इस तरह से अलग अलग फॉर्म बना हुआ है। तो उसको लगान निर्धारित से संबंधित है, वो लगान निर्धारित से संबंधित है, उसका और कोई विशेष महत्व नहीं है। तो जिसका लगान लग रहा है उसमें उसकी प्रक्रिया नहीं होगी, अगर लगान नहीं लग रहा है तो पहले उसका लगान निर्धारित होगा, तब उसका रैयत माना जाएगा, जमींदार या जमींदार के जो उत्तराधिकारी है उनके। अब उत्तराधिकारी अगर मान लिया किसी केस में नहीं है और जमींदार ने अपने समय में ही किसी को बिक्री कर दिया या बंदोबस्त कर दिया तो उसका भी राइट हो जाता है, और अगर उसके उत्तराधिकारी ने बाद में किसी को ट्रांसफर कर दिया तो उसका भी अधिकार होता है। यानी कि अगर वहां से टाइटल ओरिजिनेट करता, वहां से लगातार हकीकत चलते हुए किसी प्रकार से जो आज व्यक्ति कब्जा में है उसके तक पहुंच जाता है उसका हक और हकीकत, तो उसको भी अधिकार हो जाएगा। अगर लगान नहीं लगा है और कब्जा उसका है तो उसको लगान निर्धारित करना है, सरकार उसको हटा नहीं सकती, इसलिए मुआवजा के लिए भी टाइटल है। तो जो लगान लगाने की प्रक्रिया है वो लगान लगा करके और उसके बाद उसको मुआवजा दिया जाएगा, और लगान का जो बकाया राशि है वसूल कर लिया जाएगा उसी मुआवजे से। उसी में आगे लिखा हुआ है धारा 6 की उपधारा 1 के तहत राज्य में जमींदारी निहित होने की तिथि को ऑन तथा से फ्रॉम, यानी कि ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ वेस्टिंग, किसी मध्यवर्ती के खास दखल कब्जा में स्थित भूमि जिसका उपयोग कृषि या बागवानी प्रयोजन से किया जाता था, राज्य के द्वारा मध्यवर्ती के साथ बंदोबस्त किया गया मान लिया जाएगा। उसी को आगे इंगित किया गया है। धारा 6 जो है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का, उसका प्रावधान को यहाँ पर सरल शब्दों में कहा गया है कि जमींदार का अगर कब्जा था जिसमें खेती या बागवानी होती थी और जिस रात को जमींदारी गई उस रात तक उसका कब्जा था, तो माना जाएगा कि जमींदार के साथ राज्य सरकार ने उसको बंदोबस्त कर दिया और वो जमींदार उस जमीन का रैयत हो जाएगा और सरकार उसके जमींदार हो जाएगी और सरकार उसका मुआवजा उसका मालगुजारी तय करेगी, और मालगुजारी तय करने के बाद
जैसे पहले ऑक्यूपेंसी रैयत होता था, यानी कि अधिभोगी अधिक रैयत होता था, तो उस तरह से राज्य सरकार के अंतर्गत वो जमींदार अब ऑक्यूपेंसी रैयत माना जाएगा और अधिभोगी अधिकारी माना जाएगा। और उसका भी अगर कोई जमीन चला गया उस तरह का, तो उसी स्थिति में लगान निर्धारित अगर है तो मुआवजा मिल जाएगा, अगर लगान निर्धारित नहीं तो लगान निर्धारित करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यानी कि तब वो रईती राइट उसी को, दूसरे शब्दों में कि रईती राइट डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर कराने के लिए उसको अदालत कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी घोषणा होता है तो डिक्लेरेटरी सूट होता है, घोषणात्मक वाद, जो सिविल कोर्ट में लाया जाता है, और उसका प्रावधान है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो उतनी लंबी प्रक्रिया में जाने की जरूरत है। ये शब्दों का उपयोग किया गया कि उसको घोषित कराया जाएगा, वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, वो जो संबंधित पदाधिकारी हैं, कलेक्टर को उसमें अधिकार है रेंट फिक्स करने का, और बाद में अन्य पदाधिकारियों को भी वो अधिकार दिया गया, तो वो जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो उसका लगान निर्धारण करें। उसी में आगे कड़ी में लिखा हुआ है, यदि खतियान में बकास दर्ज है, जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती उनके उत्तराधिकारी द्वारा किसी को लीज रेंट पर दिया गया हो और लगान रसीद भी कट रही हो, जैसा कि मैंने कहा कि जमींदार अगर दे दिया हो और उसका रेंट ले रहा होगा, ऐसी भूमि के संबंध में उपरोक्त कंडिका का के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यानी कि जमींदार खुद अगर है तो उसका लगान निर्धारित होगा, अगर उसके वारसान है उत्तराधिकारी तो उसका लगान होगा, और अगर उसने जिसको बंदोबस्त कर दिया वो बंदोबस्तदार जो रैयत है तो उसका, या उसका कोई उत्तराधिकारी है जो आज के तारीख में कब्जा में है, जोताबाद कर रहा है और लगान अगर दे रहा है, तो वो मालिक है और उसका रैयती माना जाएगा, और भू अर्जन की क्षतिपूर्ति की राशि वो ले सकता है। इस संदर्भ में ये सब निर्देश दिया गया है। उसके बाद आगे कहा गया, यदि खतियान में बकास दर्ज है और जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती उनके उत्तराधिकारी के कब्जे में है तथा लगान रसीद नहीं कट रही है, ऐसा भी केस हो सकता है, तब उसके बारे में कहा गया है, समाहर्ता जांचोपरांत बिहार भूमि सुधार नियमावली 1951 के नियम 7G के अधीन लगान निर्धारण की कार्रवाई करेंगे। तो उसका अगर लगान नहीं लग रहा है तो वो सरकार का जमीन नहीं हो गया। लगान नहीं देने से जमीन सरकार का नहीं हो गया, सरकार को इतना ही हक दिया गया कि वो लगान ले, लगान लेने के पहले लगान निर्धारित करेगा। तो सेक्शन 7G रूल 7G जो रूल बना उसमें है कि वैसे रैयत का, जैसे उस मौजा में अन्य रैयत का लगान का क्या रेट था और इसका क्या रेट होगा, उसमें प्रावधान बना हुआ है, उसके हिसाब से सरकार नियम 7G के तहत कार्रवाई करेगी। उसके बाद आगे कहा गया है, यदि खतियान में चौकीदारी चकारण या गोड़ैती जागीर या माफी गोड़ैती दर्ज है और जमीन रईस का कब्जा में अर्थात भूमि सर्विस ग्रांट है। इसके बाद जो आगे आया है वो सर्विस ग्रांट के बारे में है, ये आगे बताएंगे। पहले हम इसका इंडिकेशन दे चुके हैं कि ग्रांट भी होता था, BT एक्ट में उसका प्रावधान है, जिसको कि कोई रेंट नहीं लगता था उसको सर्विस ग्रांट कहते हैं, और कई तरह का ग्रांट होता था। तो ये संकल्प पत्र है, ये विधि के अनुसार जो वैधानिक प्रक्रिया है BT एक्ट के बाद लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में, और इसका जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्याख्या करने के बाद जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वैधानिक, उसके अनुकूल ये संकल्प पत्र जारी किया गया, ताकि भू अर्जन के पदाधिकारी या संबंधित रेवन्यू पदाधिकारी या कलेक्टर के अधीनस्थ जो रेवन्यू पदाधिकारी हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन हो और वो सही ढंग से काम कर सके। इसी का संदर्भ लेते हुए जो निबंधन विभाग को पत्र निर्गत किया गया, ये 20/9/2021 का पत्र जिला वर निबंधक जहानाबाद को किया गया था, और ये श्री मनोज कुमार झा उप सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हस्ताक्षर से ज्ञापांक संख्या 1095 दिनांक 20/9/2021 को निर्गत हुआ था। तो इसमें जो निर्देश है उस 4 लाइन का है, उसको पढ़ लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि बकास्त भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज निबंधन के लिए गया होगा और कोई कठिनाई हुई होगी, उसी के लिए उन्होंने कोई मार्गदर्शन मांगा होगा और उसी संदर्भ में ये पत्र निर्गत किया गया है।
इसका जो मेन कंटेंट्स है यही है, निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बकास्त भूमि पर रैयती दावों के निष्पादन के संबंध में राजस्व विभागीय संकल्प संख्या 925 दिनांक 11/11/2014 जो अभी हम पढ़ के सुनाए द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत है। उक्त निर्गत संकल्प के सुसंगत प्रावधानों के तहत सक्षम पदाधिकारियों के स्तर से रैयती दावों के निष्पादनोपरांत ही भूमि भूखंड का निबंधन किया जा सकता है। इससे ये पता चलता है, ऐसा इसलिए किया गया, ये जनरल लेटर नहीं हो सकता है और ऐसा जनरल डायरेक्शन सभी पदाधिकारी को नहीं दिया सकता है और सरकार ऐसा डायरेक्शन देके निबंधन पर रोक नहीं लगा सकती है। अगर कहीं भी किसी व्यक्ति को ऐसा मिले पत्र जिसमें कि ब्लैंकेट ऑर्डर हो और कि सभी पर रोक लगा दिया गया, बकात भूमि का निबंधन नहीं होगा, तो मैटर हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है रिट याचिका दाखिल करके, और वो सरकार का जो पत्र है अगर वैसा जनरल डायरेक्शन हुआ तो निरस्त भी हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इस केस में, जहानाबाद वाले केस में ऐसा लगता है कि कोई डिस्प्यूट, विवाद हुआ होगा, किसी प्रकार की आपत्ति हुई होगी, तब ये मार्गदर्शन के लिए मांगा गया और उसी संबंध में दिया गया है कि सक्षम पदाधिकारी के स्तर से जांच किया जाए। ऐसा नहीं है कि उसको रोक लगा दिया गया, जांच करने का निर्देश दिया है। तो सक्षम पदाधिकारी कलेक्टर हैं या एडिशनल कलेक्टर हैं या DCLR हैं जो रेवेन्यू के पदाधिकारी हैं, ये लोग उसको जांच कर सकते हैं कि बकास था, किस कैटेगरी का था, आज किसका कब्जा है, जैसा कि संकल्प पत्र में है। तो ये संकल्प पत्र के आलोक में ही ये पत्र इशू किया गया है, इसलिए इसकी कोई अलग से स्थिति नहीं बनती है, इसका कोई अलग से इंपॉर्टेंस नहीं है जिसको इतना दिया जाए। और इसको और ज्यादा क्लियर किया गया है जो मार्वल में, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने आपने बताया मार्वल, जो विभाग के द्वारा तैयार किया गया है सर्वेक्षण के कार्य में लगे हुए पदाधिकारियों के लिए। उसमें एक अलग से कॉलम है बकास्त का और उसका सीरियल नंबर है 96 से लेकर के 98 तक। बहुत छोटा है, ये आप लोग के जानकारी के लिए इसको भी हम पढ़ देंगे, धीरे धीरे आप लोग सुन सकते हैं। आइए, तो बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पर भी मौजूद है मैप एंड रिकॉर्ड बेस्ड लैंड इंटाइटलमेंट, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना। 96 कॉलम में बकास्त के बारे में लिखा गया है कि कई लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम में लिखा गया है प्रश्न और उसका आंसर लिखा गया है मिडिल वाले में, और राइट हैंड साइड वाले कॉलम में लिखा गया है कि संदर्भ में विभाग का पत्र क्या है या संकल्प क्या है। तो पहला प्रश्न है, यदि खतियान में बकास दर्ज है तथा उसे भूतपूर्व मध्यवर्ती ऑब्लिक उनके उत्तराधिकारी ने किसी को हस्तांतरित कर दिया है, तब ऐसी जमीन अंतरित की गई भूमि रैयती मानी जाएगी। ये प्रश्न है, प्रश्न के रूप में ही है, मान सकते हैं। तो उसका उत्तर है हाँ, रैयती मानकर रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। अब सभी जानते हैं, सर्वे के बारे में और डिटेल बताएंगे। जब सर्वे की प्रक्रिया होती है तो इनिशियल स्टेज में हर रैयत का एक अपना खाता नंबर होता है, जो बाद में खतियान में आप देखते हैं खाता नंबर, और उस खाता के अंदर प्लॉट रहता है। तो खाता खोलना मतलब ओपनिंग स्टेज में, शुरुआती दौर में जब खाना पूरी होता है और वेरिफिकेशन चलता है स्पॉट पर, तो रैयत के नाम के हिसाब से उसको एक नंबर अलॉट किया जाता है, उसी को खाता खोलना कहते हैं। और इसका संदर्भ दिया गया उसी संकल्प पत्र का 925 दिनांक 11/11/2014, उसी के आलोक में, यानी कि उत्तर हुआ रैयती मानकर रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। तो ऐसा बकास जमीन आज सर्वे हो रहा है, तो सर्वे हो रहा है तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, रसीद है तो दिखा सकते हैं, रिटर्न जमाबंदी है तो वो दिखा सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, कब्जा आपके पास है,
तो कब्जा का अन्य कोई प्रमाण अगर हो तो वो दिखा सकते हैं, तब आपको लगान निर्धारण की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, तब सरकार उसको रैयती मानेगी। और नहीं तो जब तक लगान निर्धारित नहीं हुआ, यानी कि आपने सरकार को लगान दिया नहीं और सरकार ने लगान लिया नहीं, तो ये टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड का रिश्ता कायम हुआ नहीं, तो सरकार आपको नहीं पहचानेगी कि आप मेरे रैयत हैं। रैयत तभी आप पहचाने जाएंगे जब आप सरकार को लगान देते हैं। ये सीधा आंसर है। दूसरा है 97 सीरियल में लिखा हुआ, यदि खतियान में बकास दर्ज है, भूतपूर्व मध्यवर्ती या उनके उत्तराधिकारी द्वारा पट्टा से रैयत को बंदोबस्त कर दिया और रिटर्न दाखिल किया गया तथा पट्टाधारी या उनके उत्तराधिकारी का दखल कब्जा है एवं उसकी जमाबंदी चल रही है, क्या ऐसी भूमि को पट्टाधारी उनके उत्तराधिकारी का माना जाएगा? इस पर भी संकल्प पत्र में क्लियर लिखा हुआ है। उसका आंसर भी है, पट्टाधारी या उनके उत्तराधिकारी के नाम से खाता खोला जाएगा। पहला कॉलम में था कि जमींदार या जमींदार के उत्तराधिकारी, तो खाता खुल गया। दूसरा में है कि जमींदार या जमींदार के उत्तराधिकारी ने किसी को पट्टा दे दिया, तो जो पट्टाधारी है वो रैयत बन गया और उसके नाम से रिटर्न जमाबंदी है और जमाबंदी चल रहा है उसके नाम से, तो उसके नाम से खाता खुल जाएगा। इसमें भी वही 11/11/2014 का जो संकल्प पत्र है उसी का संदर्भ दिया गया है, राइट हैंड साइड वाले कॉलम में, जो थर्ड कॉलम है उसी में आगे में लिखा हुआ है, कॉलम नंबर 98, बकास जमीन है, जमाबंदी कायम है, रसीद कट रहा है, जमीन बिकती है, क्रेता मुटेशन के लिए अंचल अधिकारी द्वारा रैयत से लगान निर्धारण का कागजात मांगा जाता है, रैयत के पास कागजात नहीं है, अंचल में भी कोई दस्तावेज नहीं है। ये तीसरी स्थिति है। जमाबंदी कायम रहने और रसीद कटने का मामला 30 साल से अधिक पुराना है और जमीन पर रैयत का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, अंचल अधिकारी मुटेशन रिजेक्ट कर देता है। अभी तो देख रहे हैं लगातार अखबार में, आप लोगों ने देखा भी होगा, मुटेशन का बहुत सारा मामला लंबित है, लाखों की संख्या है पूरे राज्य में और कुछ जिला में बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है और कई सीओ के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप प्राइमा फेसी प्रमाणित हुआ और कुछ लोगों के ऊपर विभागीय कार्रवाई हुई, किसी को फाइन हुआ, कोई अरेस्ट हुए, इस तरह का न्यूज़ आ रहा है और लगातार कार्रवाई हो रही है। ये तो सर्वविदित है, सरकार इस पर एक्शन मोड में है, तो ऐसा भी केस हो सकता है कि इन्हीं का म्यूटेशन रिजेक्ट कर दिया होगा, तो उसके बारे में भी दिशा निर्देश जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि बिना कोई कारण दिखाए अंचल अधिकारी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। रिजेक्ट करने का कोई समुचित कारण होना चाहिए और वो कारण उसके आदेश से परिलक्षित होना चाहिए, आदेश में पता चलना चाहिए। अंग्रेजी में उसको कहते हैं द ऑर्डर मस्ट बी बेस्ड ऑन कोजेंट रीजनिंग एंड ग्राउंड्स आइदर फॉर रिजेक्शन और फॉर अलाउइंग इट। दोनों स्थिति में जो न्यायिक प्रक्रिया की मांग है उसके अनुसार कोई भी पदाधिकारी अगर वो कोई आदेश पारित करता है तो दोनों पक्ष विपक्ष की बातों को सुन करके और उसको अपने आदेश में समायोजित करके और विधि के अनुसार अपना निर्णय या मंतव्य दे, यानी कि कोई भी ऑर्डर मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड ग्राउंड्स। अगर ऐसा नहीं है किसी भी पदाधिकारी का, पूरे बिहार प्रांत के किसी भी पदाधिकारी का, वो या रेवेन्यू हो या सिविल हो या कोई भी पदाधिकारी जो विधि के अनुसार कोई आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत हैं, उनको अधिकार है, उनका ऑथोरिटी या जुडिक्शन है, चाहे किसी विभाग में हो, किसी प्रकार का आदेश करो, अगर उनका रीजन्स नहीं दिया हुआ है, ऑर्डर में व्याख्या नहीं किया हुआ है और ग्राउंड नहीं दिया हुआ है कि वो अपना जो मंतव्य दे रहे हैं या जो फाइंडिंग दे रहे हैं या जो अपना जजमेंट निर्णय दे रहे हैं वो किस आधार पर दे रहे हैं, तो वो सभी आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। उसका हर विधान में प्रावधान है और जनरल प्रावधान के हिसाब से भी एनी ऑर्डर विच इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रीजन और ग्राउंड इज नॉट एन ऑर्डर इन द आई ऑफ लॉ एंड कैन बी सेट असाइड बाय एनी अपलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट और बाय रिट कोर्ट। तीनों जुरिडिक्शन में वो हो जाएगा, इसी ग्राउंड पर हो जाएगा। अभी बहुत सारा जजमेंट इस तरह का आ रहा है पटना हाई कोर्ट का, जिसमें आप लोग देखिएगा कि 2 लाइन में लिखा हुआ है ऑर्डर
क्रिप्टिक ऑर्डर उसको बोलते हैं, लिख दिया, हाई कोर्ट ने तुरंत सेटिसाइड कर दिया, मैटर को रिमांड कर दिया, तो उससे न्यायालय का भी समय बर्बाद होता है, आम जनता को भी बहुत परेशानी खर्च उठाना पड़ता है। तो इस पर हर पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, और जो विधि व्यवसाय से जुड़े अधिवक्तागण हैं उनको भी इस पर जोर देना चाहिए, और न्यायालय के समक्ष इस बात को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए कि आप कोई भी ऑर्डर पास करें लेकिन उसमें अपना रीजन जरूर साइन करें। तो इसके उत्तर में कहा गया है, इस मार्वल में सरकार का जो दिशा निर्देश है उसमें, जिस मूल जमाबंदी से यह भूमि बिक्री हुई है उस पर कोई आपत्ति नहीं है तो क्रेता के नाम से खुलेगा। ये भी पॉजिटिव है, यानी कि जमाबंदी चल रही है, तो जो जमाबंदी रैयत है वो स्वयं या उसका कोई उत्तराधिकारी या उससे जो हस्तांतरण के द्वारा दूसरे व्यक्ति के पास गया, वो चेन ऑफ टाइटल अगर कंटिन्यू कर रहा है और वो फिर किसी को नए व्यक्ति को बेच दे रहा है तो अंचलाधिकारी इसका म्यूटेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए रिजेक्ट भी कर दिया है तो सर्वे पदाधिकारी को निर्देश है इसके द्वारा कि आप उसके नाम से खाता खोलिए, बाद में फिर उसके नाम से म्यूटेशन हो जाएगा, लग जाएगा। तो ये मुख्य रूप से ये दिशा निर्देश है सरकार का बकास्त के ऊपर, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आज के इस कंक्लूडिंग लेक्चर में, और यही मेरा रिमार्क है कि अब तक के जो भी डिस्कशन हुआ है उसके संदर्भ में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, और अब किसी भी पदाधिकारी को, या तो न्यायिक पदाधिकारी हो या राजस्व पदाधिकारी हो या किसी भी विधि व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वस्तुस्थिति एकदम स्पष्ट है, और फिर और क्लैरिटी होगा, खास करके उन व्यक्तियों को जो विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जो पदाधिकारीगण हैं, न्यायिक पदाधिकारीगण हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा एक्ट वाइज जो हम लेक्चर देंगे उसके ऊपर। लेकिन एक्ट वाइज लेक्चर देने के पहले हमने कहा था कि एक लिस्ट ऑफ लॉज देंगे जो इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट लॉज है। कई बार मुझसे एकेडमी में सवाल पूछा जाता था, बाहर के खास करके जो न्यायिक पदाधिकारी हैं आउट ऑफ स्टेट से, अब बिहार में सर्विस कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा ये प्रश्न उठाया जाता था कि सर बिहार में लैंड लॉ कुछ समझ में नहीं आता है, और लैंड लॉ में कितने तरह के लॉ हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसकी फ्रीक्वेंट आवश्यकता होती है। तो हम उसको दो कैटेगरी में बांटेंगे, जो व्यवहार न्यायालय में जो वाद आते हैं और उससे जो विवाद उत्पन्न होता है या उसी का रिवीजन अपील वगैरह जो होता है, उसमें लैंड लॉ से संबंधित जो लॉज रेलिवेंट है और जिसकी ज़्यादा उपयोगिता है उसका एक अलग पार्ट देंगे, और एक देंगे सेकेंड पार्ट में जो रेवेन्यू न्यायालय के लिए, यानी कि राजस्व न्यायालय में जो मामले चलते हैं और वहाँ से लेकर अंततः हाई कोर्ट में पहुँचते हैं उसके लिए अलग। तो दो जो लैंड लॉज है, यानी भूमि से संबंधित जितने भी विधि विधान और कानून हैं उनके दो भागों में विभक्त करके उसका एक आउटलाइन देंगे, यानी कि उसका एक नंबर भी बता सकते हैं और उसका नाम भी बता सकते हैं ताकि लोग जरूरत पड़ने पर उसको आसानी से खोज सके। तो एक लेक्चर हम समझते हैं कंप्लीट इसी में हो जाएगा। आउटलाइन देंगे कि ये एक्ट है, मान लिया कि उदाहरण के लिए बताने की बिहार लैंड रिफॉर्म्स, तो किस बात के लिए एक्ट बना, तो एक लाइन, दो लाइन, चार लाइन का आउटलाइन दे देंगे, तो उससे अंदाज हो जाएगा लोगों को कि अगर हमारा ऐसा प्रॉब्लम है तो किस एक्ट में हम उसको खोजेंगे, तो वो आपको आसानी होगा, वो आपको समझ सकते हैं, तो वो बताएंगे। और साथ ही साथ एक लेक्चर या दो लेक्चर अगर संभव हुआ तो आपको डिफरेंट वर्ड्स जो यूज हुए हैं उस पर बताएंगे और सर्वे के बारे में बताएंगे। इसलिए अब अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, और अगले लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें और विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस चैनल वेरी पेशेंटली and responding very quickly.